आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे वीडियो का पार्ट 5 है। इससे पहले भी 4 पार्ट हम बना चुके हैं, जिसे आप देखें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। महेश एक दुकान से 654 रुपये में एक कमीज़ खरीदता है। बिक्री कर की दर 9% की है। वह दुकानदार शर्ट पर इतने रुपए कम करने को कहता है, जिससे वह बिक्री कर के साथ शर्ट जो है उसकी वापस वही 654 में पड़ जाए। चलो देखिए, आगे देखते हैं। आसान सा सवाल है। देखिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें उत्तर लाना है। तो चलिए देखते हैं आगे। कितने रुपए हैं हमारे पास? 654 इतने रुपए है। ठीक है, बिक्री कर की दर क्या है हमारे पास? 9%। तो इसका हम 9% निकाल लेते हैं। तो 9% इसका लगभग आता है 58। हमें शुद्ध वैल्यू लिखनी है। दशमलव में आएगा, लेकिन दशमलव पर ध्यान नहीं देना है। अब हम यहाँ पर 654 में 58 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो बच जाएगी वो बचेगी 596। अब ये क्या बोल रहा है कि शर्ट की कीमत में की जाने वाली आवश्यक कमी, तो कमी वही 9% फिर से निकाल लेंगे हम इसका। तो 596 का हम फिर से 9% निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 53.64। तो लगभग ये हमारे 54 के बराबर है। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा 54। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्या, सबसे पहली हमारी अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी होती है 3, 5, 7, 11। कुल हमारे पास क्रमागत 5 अभाज्य संख्या है, वो है 2, 3, 5, 7 और 11। अब हमें इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। कितनी संख्या है? कुल संख्या है हमारे पास 5। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास तो इस प्रकार से उत्तर नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ऐसे उत्तर दिए जाते हैं तो इसमें यह किया जाता है कि इसमें हम दोनों का गुना करते हैं और ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं। ठीक है, तो 5 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27। हमारे पास 27 है क्या? नहीं, 28। तो ये गलत हो जाएगा। 5 में 5 का गुना करेंगे, 5 25, 4 जोड़ेंगे 29। हमारे पास 28 है। ये से देख लेते हैं अब हम। 5 25, 25 3 28, 28 आ गया हमारे पास। 28/5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 सही 3/5। आगे देखते हैं। 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ऐसी 30 से 50 तक के कौन कौन सी संख्या है तो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहली 31 हो जाएगी, फिर हो जाएगी 37 हो जाएगी, फिर 41, फिर 43 और फिर 47। ठीक है, 31 पहली अभाज्य हो गई, दूसरी 37 हो गई, तीसरी हो गई 41 और 43 और पांचवी हो गई हमारे पास 47। तो हम औसत कैसे निकालते हैं? कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्याओं को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे हम। सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और कुल संख्या हमारे पास कितनी है? 5। सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 199। ठीक है, 5 संख्या है, भाग दे देंगे, हमारे पास उत्तर आ जाएगा 39.8। तो हमारा उत्तर हो गया 39.8 ये वाला। एक व्यक्ति एक बाइक 50,440 रुपये में खरीदता है, जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यदि बिक्री कर की दर 4% है तो बाइक का वास्तविक मूल्य हमें बताना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बिक्री कर की दर कितनी है? 4% है। ठीक है, और बिक्री कर भी शामिल है इसमें,
यानी कि सबसे पहले तो 100% वैल्यू हो गई, ठीक है, और 4% इसमें क्या शामिल है, बिक्री कर भी शामिल है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये वैल्यू दी है ये 104% के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 104% हमारे पास कितना है, 50,440 इतना है। तो इसी का जो है 100% कितना होगा, x होगा। अब इसका तिर्यक गुना कर दो, तो तिर्यक गुना हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104x बराबरी से हम 50,440 और ये 2 शून्य और लग जाएंगे इसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम x का पक्षांतर करते हैं इस तरफ, तो इधर हम जब इसको भेजेंगे तो ये गुने में है तो भाग में जाएगा। तो x इक्वल टू 50,440 फिर 00 भागित में हमारे पास आ जाएगा अपॉन में 104। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप करके देखिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 48,500 रुपये, ठीक है। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा 48,500 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। एक लोहे का बक्सा है जिसे इतने रुपए में खरीदा जाता है और उसे 50.25 रुपए के लाभ पर बेच दिया जाता है। उस बक्से का हमें विक्रय मूल्य कितने में उसे बेचा है यह बताना है। चलिए देखते हैं। 770 रुपये का 770.75 इतने रुपए का खरीदा उसे, ठीक है। उस पे लाभ कितना कमा रहा है, 50.25। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 821। तो ये हमारा उत्तर हो गया 821 रुपये। अगला प्रश्न, 3 अनुभाग है ABC। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल न्यूनतम अंक जो चाहिए वे है 40%। एक परीक्षार्थी को अनुभाग A में 120 में से 84 अंक प्राप्त होते हैं, B को 150 में से 40 अंक प्राप्त होते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अनुभाग C में 180 में से कितने अंक लाना होगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। ABC हमारे पास 3 अनुभाग है। ABC के हमको क्या बोला है, यहाँ पर कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 40% लाना अनिवार्य है। तो कुल अंक कितने हो गए हमारे पास, अनुभाग A प्लस B प्लस C के कितने हो गए। तो अनुभाग A के कितने हैं, 120 प्लस अनुभाग B के कितने हैं, 150 और अनुभाग C के कितने हैं, अनुभाग C के है 180। यानी इनके ABC का कुल योग कितना हो गया, कुल योग हो गया हमारे पास में 450। ये हमारे पास तीनों के कुल अंक आ गए, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं A को 120 में से कितने मिले हैं, 84 मिले हैं। B को कितने मिले हैं, 150 मिले हैं। दोनों के अंकों का योग कितना हो जाता है, 124, ठीक है। दोनों के अंकों का योग हो गया 124, ठीक है। अब 124 में हम देखते हैं कि हम कितना जोड़ेंगे कि ये 40% के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 450 जो है ये कितना है। सबसे पहले तो ये कुल अंकों की वैल्यू है तो ये 100% होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 124 को हमको कितना करना है, 40%। तो इसमें हम कितना जोड़ देते हैं, C की वैल्यू x हम जोड़ देते हैं, क्योंकि 124 सिर्फ A और B की वैल्यू है तो इसमें x वैल्यू जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 40%। ये करना है, हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम इसका तिर्यक गुना कर देंगे। तो तिर्यक गुना हम जब इनका करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 450 गुणित 40 इक्वल टू 124। 100 का गुना 124 में हो जाएगा तो ये क्या, डबल शून्य और यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 100x, ठीक है। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 450 में से हम 440 का गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18,000 और यहाँ पर सेम वैल्यू जैसी की वैसी 12,400 प्लस 1,000 100x,
ठीक है, अब हम 18,000 में 12,400 को घटा देंगे। इसका इधर पक्षांतर होके आएगा तो ये धन में है तो ऋण में आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 100x। जब हम इसको घटाएंगे 18,000 में से 12,400 तो हमारे पास बचता है यहाँ पर कितना 5600, ये बच जाता है हमारे पास। ठीक है, 100 इधर आ गया, नीचे 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, हमारे पास कितना बच गया 56। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 100 नीचे कहाँ से आ गया। ये इक्वेशन यहाँ पर ये 5600 आ गया, हमने पक्षांतर करके 100 को इधर लाया तो ये x के गुने में है तो ये भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 56। तो ये हमारा उत्तर हो गया 56। एक जंगल में 30% बंदर है, 40% हिरन है, 10% भेड़िए है, 20% शेर है। ठीक है, यदि सभी 100 हिरन जंगल में पकड़ लिए जाए तो जंगल में कितने शेर हैं। अब देखिए सभी 100 हिरन, अब यहाँ पर हमारे को जो है इसने इनडायरेक्टली ये 40% हिरन की वैल्यू दे दी है। ठीक है, ये 40% हिरन की वैल्यू क्या दे दी हमारे पास 100। सभी 100 हिरन पकड़ रहा है, सभी 100 हिरन यानी कि 40% तो थी ये, तो 40% क्या थी हिरन थी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। ठीक है, 40% यानी 100 हो गए, 100 हिरन थे, ये 40% थे। ठीक है, अब हमको क्या बोला है इसने कि 20% शेर है और हमें शेर की संख्या पूछी है, तो 20% शेर यानी कि 40% बराबर इससे 100 होता है तो 20% बराबर इससे कितना होगा, हमने मान लिया x होगा। चलो हम इनका तिर्यक गुना कर देते हैं, तो 40x इक्वल टू 100 इंटू 20। ठीक है, कर दिया। अब हम यहाँ पे इसका पक्षांतर कर देंगे 40 का, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 100 इंटू 20 अपॉन 40। 20 से एक बार, 20 दूनी 40, 2 बार कट गया, ये कट गया 50 बार। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50। यही हमारा उत्तर है। शेरों की संख्या कितनी है 50 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30xy प्लस 20yz माइनस 10xy माइनस 5yz का सरलतम रूप क्या होगा। चलिए हम पहले तो इसे जैसा का वैसे ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 30xy प्लस 20yz माइनस 10xy माइनस 5yz। चलिए अब इसको हम सरल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास xy है, यहाँ पर हमारे पास xy है, ये माइनस में 10xy है, ये प्लस में 30xy है। तो सबसे पहले तो हम इस 30xy में से इसे घटा देंगे तो हमारे पास कितने बच गए 20xy। अब यहाँ पर हमारे सामने प्लस का ही निशान होगा, जहाँ कुछ नहीं दिखता है वहाँ हमेशा प्लस का साइन होता है क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास प्लस में है। 20xy हो गया। अब यहाँ पर हम 20yz, यहाँ पर हमारे पास 5yz है, माइनस में है, घट जाएगा 20 में से, तो हमारे पास बच गया 15yz। ठीक है, अब यहाँ पे काहे का निशान आएगा प्लस या माइनस, तो हमारे पास बड़ी संख्या काहे में है प्लस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो 20xy प्लस 15z, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। तो ऐसे लिखते हैं इसे 30:42। तो 30:42 को हम ऐसे लिखेंगे 30:42। अनुपात का मतलब होता है भाग। ठीक है, समान अनुपात का मतलब होता है बराबरी से। ठीक है, 35 बटे हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रख देते हैं x रख देते हैं, इनका तिर्यक गुना कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को इसी प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास आ गया 30x इक्वल टू 35 इंटू 42। यहाँ पर हम इनका गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसे 30 से काटना है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 35 इंटू 42 अपॉन 30। ठीक है, अब 30 से काटेंगे इसको
तो कैसे आया, यहाँ पर 30 का पक्षांतर किया नीचे तो ये भाग में आ गया। तो हम इसको काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, 5 7 35, 6 7 42 और साथ ही 49। कितना आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 49। तो क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 49। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 15 है, बड़ी संख्या होगी। चलिए देख लेते हैं क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, सबसे पहली हमारे पास जो संख्या है x है, दूसरी हमारे पास x प्लस 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्रमिक बोला है, और तीसरी हो जाएगी x प्लस 2। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये हमारे पास तीसरी हो गई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास 3 क्रमिक संख्याओं का औसत दिया है 15। ठीक है, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, टोटल 3 संख्या है, इनका औसत हमारे पास कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक है, जोड़ लेंगे, x x मिलके 3x हो गए, 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3 हो गए, अपॉन 3 इक्वल टू 15। यहाँ पर आ गया हमारे पास में 3x प्लस 3 इक्वल टू 15 दिया 45। ठीक है, 3 का 15 से गुना हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, 3x 3 का पक्षांतर किया 45 ऋण 3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42 अपॉन 3, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 4 तिया 12। तो x इक्वल टू सबसे पहली हमारे पास जो संख्या आ गई 14 आ गई। ठीक है, तो पहली क्रमागत बोला है तो पहली हो गई 14, दूसरी हो गई 15 और तीसरी हो गई 16। 14 15 16, 14 15 16, ये पहला वाला हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 63 किलोमीटर की चाल से चल रही है, एक व्यक्ति को खाली स्थान में पार करेगी। सभी वैल्यू हमारे पास सेकंड में दी गई है। चलिए देखते हैं। 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है, 63 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है, अब हमारे पास जो है मीटर में ट्रेन की लंबाई दी है और किलोमीटर प्रति घंटे में समय दिया है, तो हमको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 का गुना करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। 5 से काट दिया हमने 175 को, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, कितने बार कट गया, 35 बार कट गया। अब हम यहाँ पर, अब ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 बार कट गया 3 से। 3 से ये कट गया, ये कट गया 6 बार। चलो 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पना 35। ठीक है, ये कट गया 5 बार। अब हम 3 से ये काट देंगे 6 को 2 बार। हमारे पास क्या बचा, 2 गुणित 5 गुणित 2, ये दोनों बच गए, 5 गुणित 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 10 सेकेंड। तो हमारा 10 सेकेंड उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 45 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी पुल की लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई होती है, ये आपस में जुड़ जाती है। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा सूत्र है, तो वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि क्या होता है, चाल बराबरी से होता है दूरी बटे समय। तो चाल हमारे पास क्या है, चाल हमारे पास है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बराबरी से दूरी हमारे पास क्या है, दूरी हमारे पास है 300
ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और दूरी जो है आपस में जुड़ती है, और ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई ये भी आपस में जुड़ती है। तो पुल की लंबाई हम मान लेते हैं x है प्लस x, तो ये टोटल दूरी आ गई हमारे पास। ठीक है, समय हमारे पास क्या है 45 है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आगे। तो 45 का 120 में गुना हो जाएगा, 120 गुणित 45, ठीक है, बराबरी से 300 प्लस x। अब इस साइड कर लेते हैं। तो 120 में 45 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो जब हम 120 में 45 का गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5400 आ गया। ठीक है, बराबरी से हमारे पास क्या है 300 प्लस x। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दी थी, लंबाई हमारे पास मीटर में दी हुई है, तो हमें इससे किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 5400 में हम गुना कर देंगे 5/18 का, 18 से 54 कितने बार कट गया, 18 54, 300 बार कट गया। 300 में 5 का गुना कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास 1500 आ गया। ठीक है, अब हम इक्वल टू 300 प्लस x, तो x बराबरी से 1500 माइनस 300, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1200, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, 1200 मीटर। फिर से दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। यहाँ पर हमको 300 मीटर लंबी एक ट्रेन दी है, तो ट्रेन की लंबाई हमको मीटर में दी है, तो हमारी जो चाल होनी चाहिए थी, ये चाल होनी चाहिए थी सेकेंड में, लेकिन यहाँ पर दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 का गुना करते हैं चाल में। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अनिल और सुनील की आयु का अनुपात इतना है, 5 साल बाद अनुपात ये हो जाएगा, वर्तमान आयु क्या होंगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो वर्तमान आयु का अनुपात है ये 2:3। ठीक है, तो अनिल की क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, जब अनुपात में हमें आयु देते हैं तो वर्तमान आयु मानने के लिए हम इसमें x का गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2x ये हो गई। और सुनील की आयु क्या हो जाएगी, अनिल और सुनील की आयु क्या हो जाएगी हमारे पास, ये अनिल है और ये सुनील है, इसकी 3x हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। ठीक है, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा। तो 5 साल बाद अनिल की क्या हो जाएगी 2x प्लस 5 हो जाएगी, और सुनील की क्या हो जाएगी 3x प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, आप सवाल जो बोल रहे हैं हम वैसे ही चलते हैं। 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, दोनों की आयु का अनुपात तो जैसा बोला है वैसे ही हम करते हैं, 2x प्लस 5। ठीक है, 5 साल बाद का बोला है 3x प्लस 5, दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। हमारे पास इक्वेशन बन गई है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसको तिर्यक गुना करना पड़ेगा। तिर्यक गुना करते हैं, चलो इस साइड करते हैं। तिर्यक गुना करते हैं तो 4 में 2 का गुना, 4 दूनी 8x प्लस 5 चौक 20, और क्या हुआ था 4 दूनी 8x, इसे हटा देते हैं, इक्वल टू हमारे पास इधर क्या आ गया 3 3 9x प्लस 5 दिया 15। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि चर वाले को एक तरफ यानी x वाले को एक तरफ और नॉर्मल संख्या को एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या 20 है, तो 20 को इसी तरफ रहने देते हैं, -15 को इधर ला लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 9x यहीं पर और -8x इधर आ गया। ठीक है, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है 5 बचा है, इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास x बचा है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। चलो देखते हैं अब आगे। तो हमारे को क्या पूछा था, दोनों की वर्तमान आयु। तो दोनों की वर्तमान आयु, एक की 2x है, एक की 3x है। तो अनिल की क्या हो जाएगी 2x, यानी कि क्या हो गया 2 × 5 कितना हो गया 10 वर्ष का हो गया एक।
और सुनील कितना हो गया 3x इक्वल टू 3x की वैल्यू हमारे पास है 5 इक्वल टू कितना हो गया 15, यानी कि दोनों की आयु कितनी आ गई 10 और 15। तो हमारा उत्तर क्या हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। 20 का 43% में अगर हम 30 का 35% जोड़ दे तो क्या उत्तर आएगा। तो चलिए देखते हैं। 20 का 43%, ठीक है, प्लस 30 का 65%, ठीक है, बराबरी से क्या होता है चलिए देखते हैं। तो नीचे भी आ गया 100, एक शून्य से यहाँ एक शून्य कट गया, ठीक है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ठीक है। तो हमारे पास इस साइड क्या बचा 43/5 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 65 में हम जब 3 का गुना करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 हासिल लगा, 1 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 195/10 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस तरफ कर देते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 10 का भाग दिया, 2 बार जाता है, 2 में हम 43 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 प्लस एक बार जाएगा जैसे का वैसी 195। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 281/10। जब हम इसका भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 28.1। ये हमारा उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, यहाँ पर हमें औसत निकालना है। सभी संख्याओं को जोड़ देंगे हम और 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा 111। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और बाजार में 20% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये 40% अधिक अंकित करता है। हम मान लेते हैं हम कि हमारे पास कितने की 100 रुपये की वस्तुएं हैं, 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है। 40% अधिक अंकित करता है, तो 40% यानी कि यह 40% 140 रुपये अंकित करता है, ठीक है। 20% की ये क्या दे दे रहा है छूट दे दे रहा है, 20% छूट दे दे रहा है। इसका मतलब हम इसका कितना निकाल लेते हैं 80% कितना होगा, ठीक है। 20 की तो इसने छूट दे दी, तो 20 की छूट दे दी तो हमारे पास कितना बचा 80% हमारे पास बच गया। तो हम इसका 80% निकाल लेते हैं। तो हम 80% निकाल लेंगे, 14 में 8 का गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 112%। 112 आ गया हमारे पास, यानी कि ये व्यक्ति जो है कितने में बेच रहा है इसे 112 रुपये में, यानी कि हमारे पास कितने की थी 100 रुपये की वस्तु थी, 112 में बेच रहा है, यानी कि यह कितने रुपए ऊपर में बेच रहा है 12 रुपये ऊपर में बेच रहा है, यानी कि यह 12% लाभ कमा रहा है इस पे, क्योंकि 100 का 12% 12 होता है, तो ये 112 हो गया, ठीक है। 12% का लाभ कमा रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। रमेश को 8,000 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने की आवश्यकता है, ब्याज दर 10% है, ठीक है। तो यह हर माह दी जाती है, निम्नलिखित कौन सा उसका निवेश है, यानी कि कितने रुपए उसने खर्च किए हैं। चलो सीधी सी बात है, हमारे पास 10% की वैल्यू दी है 8,000, तो 10% बराबरी से कितना होता है 8,000 होता है, ठीक है। तो 100% बराबरी से कितना होगा x होगा, ठीक है। तो चलो छोड़ो, हम इस प्रकार से नहीं देखते हैं इसे, इनसे हल करते हैं, इसके जो विकल्प दिए गए हैं उन्हीं से हल करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 10% 8,000 रुपये होता है। तो हमारे पास ये जो एक संख्या है 8 लाख रुपए, इसका हम यदि 10% निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है 8,000 रुपये होता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर जो हमें
8,000 रुपये मासिक यानी 1 महीने का ब्याज प्राप्त करना है और 10% जो है ये वार्षिक है, ये 1 वर्ष का है, प्रति वर्ष का की ब्याज दर है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ इसको कन्वर्ट करते हैं 1 वर्ष में, यानी कि 8,000 को हम ये तो सब गलत हो गया है, 8,000 को हम 12 यानी 1 साल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 96,000, ठीक है, 96,000, ठीक है, 96,000 आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है, 96,000। तो ये किसका 10% हो सकता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये 9,60,000 का 10% हो सकता है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 9,60,000 रुपये, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। अगला प्रश्न, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए देख लेते हैं। ए है ये 10 दिन में कार्य को पूरा करता है, बी है ये 15 दिन में कार्य को पूरा करता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास इनके टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। दोनों का 15 और 10 का एलसीएम हम लेते हैं, तो इनका एलसीएम हमारे पास आ गया 30। अब इनके 1 दिन के कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे हम, तो 30 में हम भाग देंगे 15 का भाग देंगे, तो हमारे पास 15 दूनी 30, 10 तिया 30, यानी कि इनके 1 दिन के कार्य करने की क्षमता आ गई। दोनों एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ए प्लस बी, ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो ए करता है 3 और बी करता है 2, यानी कि ये टोटल कितना काम करते हैं 1 दिन में, ये काम करते हैं 5। कुल वर्क हमारे पास कितना आया है 30, ये हमारे पास क्या है टोटल वर्क, ये हमारे पास टोटल वर्क है। 30 में हम 5 का भाग देंगे, कितने बार गया 6 बार, 6 पंचे 30, तो हमारा उत्तर आ गया 6। कितने दिन लगेंगे दोनों को साथ मिलकर कार्य करने में, 6 दिन लगेंगे। अगला प्रश्न,